बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फ़िज़िक्स की क्लास में खुशामदीद। फ़िज़िक्स में चैप्टर नंबर 8 का जो आज हमें टॉपिक देखना है, पढ़ना है, वो है जी स्टैंडिंग वेव्स। स्टैंडिंग वेव्स क्या होती हैं और इसमें कुछ फार्मूले ड्राइव करने होंगे। स्टैंडिंग वेव्स, अच्छा, इन स्टैंडिंग वेव्स को हम स्टेशनरी वेव्स भी कहते हैं। स्टेशनरी वेव्स, तो ये टॉपिक आज हमने देखना है जी कि ये क्या होती हैं। इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के एतबार से ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसका जो डेरिवेशन हमने करेंगे वो अक्सर हमारे पेपर में आ रहा होता है, सवाल के तौर पे आता है। तो ज़रा इसको गौर से देखिएगा, गौर से समझिएगा। कोई सवाल हो तो आखिर में मुझसे ज़रूर पूछिएगा। स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं, ये हमने टाइप्स जब हम वेव्स की पढ़ रहे थे तो वहाँ पर भी हमने देखा था। मैंने आपको दो टाइप्स बताई थी। एक ट्रैवलिंग वेव्स, पहली टाइप जो मैंने आपको बताई थी वो थी ट्रैवलिंग वेव्स। ट्रैवलिंग वेव्स जिनको हम प्रोग्रेसिव वेव्स भी कहते हैं, ये क्या होती हैं, ये ऐसी डिस्टर्बेंस होती है जो एक जगह पर नहीं रहेगी बल्कि ट्रैवल करके आगे बढ़ती है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास ये एक रस्सी है और आपने इसको एक सिरे से बांधा हुआ है, अगर आप इस रस्सी के अंदर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करें या आपने एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करी है, तो हमें क्या ऑब्जर्व होगा जी कि ये डिस्टर्बेंस इस ए पॉइंट पर नहीं रहेगी, बल्कि क्या होगा जी, थोड़ी देर बाद जब हम देखेंगे तो ये थोड़ा आगे हमें दूसरे पॉइंट पर मिलेगी। थोड़ी देर बाद जब हम देखेंगे तो ये हमें आगे मज़ीद और आगे तीसरे पॉइंट पर मिलेगी। यानी कि ये टाइम के एतबार से वक्त के साथ साथ ये अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। ऐसी डायरेक्शन में ये ट्रैवल कर रही है। ऐसी डिस्टर्बेंस को जो पोजीशन चेंज कर रही होती है, जो ट्रैवल कर रही होती है, मीडियम के साथ साथ आगे बढ़ रही होती है, ऐसी वेव्स को हम ट्रैवलिंग या प्रोग्रेसिव वेव्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे जो साउंड वेव होती है वो ट्रैवलिंग वेव होती है, जो लाइट वेव होती है वो ट्रैवलिंग वेव होती है, जो इंफ्रारेड वेव्स होती हैं वो ट्रैवलिंग वेव्स होती है, रस्सी पानी में अगर वेव क्रिएट की जाती है वो ट्रैवलिंग वेव्स होती हैं। ठीक है, ज़्यादातर एग्जांपल्स हमारी ट्रैवलिंग वेव्स की होती हैं। तो ऐसी वेव्स जो कि वक्त के एतबार से आपके ऑब्जेक्ट में, आपके मीडियम में पोजीशन चेंज कर रही होती हैं, आगे की तरफ बढ़ रही होती हैं, उनको तो आप ट्रैवलिंग वेव या प्रोग्रेसिव वेव कहते हो। लेकिन इन ट्रैवलिंग और प्रोग्रेसिव वेव्स के अलावा एक और टाइप हमारे पास मौजूद होती है जिसको हम कहते हैं स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव। स्टैंडिंग का मतलब होता है अगर कोई खड़ा हुआ है। आमतौर पे अगर आपसे कहते हैं जी स्टैंड, आपसे कहा जाएगा एक शख्स स्टैंडिंग है जी, स्टैंडिंग पोजीशन में, तो आप समझ जाओगे कि वो एक जगह पे खड़ा हुआ है और वो वहीं है, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, उसी पोजीशन पर मौजूद है। स्टैंडिंग का मतलब क्या हो गया, एक खड़ा हुआ शख्स या खड़ा हुई जगह, एक खड़े हुए ऑब्जेक्ट को आप स्टैंडिंग कहते हैं। और स्टेशनरी वर्ड, इसका मतलब होता है रुका हुआ। फिजिक्स में स्टेशनरी का मतलब होता है कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, रुका हुआ है। तो इसके लफ्जी मायने बनते हैं एक रुकी हुई वेव, एक खड़ी हुई वेव। ठीक है, ये क्या होती है जी, ये ऐसी वेव्स होती हैं जो डिस्टर्बेंस ज़रूर होंगी, उनमें एनर्जी भी स्टोर हुई भी होगी, लेकिन वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही होती। यानी कि अगर एक वेव आपको इस पॉइंट पर नज़र आ रही है जी, इस ए पॉइंट पर, तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे ये वेव यहीं होगी, थोड़ी देर बाद आप देखोगे ये वेव यहीं होगी। आप किसी भी टाइम पर देखोगे आपको इसकी पोजीशन यहीं नज़र आएगी। ये यहीं खड़ी हुई है, रुकी हुई है, स्टैंडिंग, स्टेशनरी, यहीं खड़ी हुई है, यहीं रुकी हुई है। ऐसी वेव को जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही होती, जिस जगह पर बनी है उसी जगह पर मौजूद है, वहीं पर मौजूद है, वहीं पर खड़ी हुई है, वहां रुकी हुई है, ऐसी वेव को हम कहते हैं स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव। वो वेव्स जो कि जगह चेंज नहीं करती, सच वेव्स दैट डू नॉट चेंज पोजीशन, जो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही होती, चेंज पोजीशन। ट्रैवलिंग वेव्स की अपोजिट हो जाती हैं ये। तो स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं, ऐसी वेव्स जो कि जिस जगह पर बनाई गई हैं, जिस जगह पर क्रिएट की गई हैं, जिस जगह पर ये डिस्टर्बेंस पैदा की गई है वहीं पर रहें, आगे ना बढ़े, ना आगे ना पीछे, ना ऊपर ना नीचे, वो वहीं रहें। ऐसी वेव्स को आप कहते हो स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव्स। मिसाल के तौर पे ये हमें कहाँ मिलेंगी, जैसे मैं आपको बताया ज़्यादातर वेव्स तो आपकी ट्रैवलिंग वेव्स थी, साउंड वेव, लाइट वेव, इंफ्रारेड वेव्स, वो आपकी ट्रैवलिंग वेव थी। ये आपको कहाँ मिलेंगी, मिसाल के तौर पे ये आपके पास वही स्ट्रिंग है जी,
और आपने इसको एक सिरे से जब बांधा हुआ था तो इसमें ट्रैवलिंग वेव्स पैदा हो रही थी, जो अभी आपको एग्जाम्पल भी दी थी। लेकिन अगर हम इसी स्ट्रिंग को दोनों सिरों से बांध दें, दोनों सिरों से अगर हमने इसको अटैच कर दिया, अब आप इसको अगर डिस्टर्ब करते हैं, आप इसमें डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं या आप इसमें वेव पैदा करते हैं, डिस्टर्बेंस को हम वेव कहते हैं। लिहाजा आप अगर इसमें डिस्टर्बेंस पैदा करें, आप इसमें वेव पैदा करें, तो ये किस तरह मूव करेगी? ये ऐसे ऊपर की तरफ पहले जाएगी, ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी, फिर ये वापस मीन पर आएगी, फिर ये नीचे की तरफ जाएगी, ये ऐसे मूव करेगी, ये वाइब्रेट करने लग जाएगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब ये चूंकि आपने एक डिस्टर्बेंस क्रिएट की है, इट इज़ अ वेव, आपने डिस्टर्बेंस क्रिएट की है तो जाहिर बात है आपने एनर्जी लगा के डिस्टर्बेंस की होगी, क्रिएट की होगी, लिहाजा इस डिस्टर्बेंस में एनर्जी भी मौजूद है। तो ये वेव तो है, लेकिन ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, ये आपको बस ऐसे ऊपर नीचे वाइब्रेट होती हुई नजर आ रही होगी। ये वाइब्रेट हो रही है, ट्रैवल नहीं कर रही। ये इस ए पॉइंट पर बनी हुई है, थोड़ी देर बाद आप देखोगे आपको इसी ए पॉइंट पर नजर आएगी, जब भी आप देखोगे आपको इसी पॉइंट पर नजर आएगी, और बस ये ऐसे वाइब्रेट कर रही है। तो ये डिस्टर्बेंस हो गई, इसमें एनर्जी स्टोर है, ये वेव ज़रूर है, बट इट इज़ नॉट ट्रैवलिंग, इट इज़ नॉट चेंजिंग पोजीशन, इट इज़ ओनली वाइब्रेटिंग। ये सिर्फ वाइब्रेट हो रही है, ये ट्रैवल नहीं कर रही, ये जगह चेंज नहीं कर रही। ऐसी वेव को हम कहते हैं स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव। तो ऐसी वेव जो आपको अपनी पोजीशन चेंज करती हुई नज़र नहीं आती, उनको आप स्टेशनरी वेव कहते हो। ये वेव ज़रूर होती हैं क्योंकि आपने इनमें डिस्टर्बेंस क्रिएट की हुई है, इनमें एनर्जी भी होती है जी, इनके अंदर एनर्जी स्टोर हुई है, क्योंकि जब आपने ये डिस्टर्बेंस क्रिएट की होगी, आपने एनर्जी लगाई होगी, वही एनर्जी इस वेव के अंदर स्टोर हुई है। तो इन वेव्स में डिस्टर्बेंस है, इन वेव्स में एनर्जी है, इनमें वाइब्रेशन भी है। ये रोप जो है, ये रस्सी जो है, वो वाइब्रेट ही तो हो रही है ऊपर नीचे, बट इट इज़ नॉट ट्रैवलिंग, ये पोजीशन चेंज नहीं कर रही। डू नॉट चेंज पोजीशन, ये पोजीशन चेंज नहीं कर रही होती। ऐसी वेव्स को हम कहते हैं स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव। ये ज़्यादातर हमें म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में मिलती हैं। आपने देखा होगा जी कि आपके पास अक्सर एक इंस्ट्रूमेंट होता है गिटार के नाम से, उसमें ये ऐसा गिटार होता है, इसमें आपने देखा है जी स्ट्रिंग्स लगे हुए होते हैं और स्ट्रिंग दोनों तरफ से फिक्स हुए हुए होते हैं। तो अब जब आप गिटार बजाने के लिए उस स्ट्रिंग को हिलाते हो तो उसमें स्टैंडिंग वेव पैदा होती है, क्योंकि आपका स्ट्रिंग जो है वो ऐसे ऊपर नीचे ही वाइब्रेट करेगा, यानी कि ऐसे और ऐसे, ऐसे वाइब्रेट कर रहा होगा आपका स्प्रिंग, बस इसी जगह रहेगा। ये तो नहीं होगा ना कि स्प्रिंग आपने जैसे इसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट की थोड़ी बाद आपका स्प्रिंग यहाँ आ जाए, ऐसा तो नहीं होगा, पोजीशन चेंज तो नहीं करेगी। तो स्प्रिंग के अंदर आपकी जो गिटार के अंदर जो स्ट्रिंग्स होते हैं उनके अंदर अगर आप वेव क्रिएट करते हो तो वो स्टैंडिंग वेव होती हैं। इसी तरीके से पियानो वगैरह के पीछे स्ट्रिंग्स लगे हुए होते हैं, पियानो के जब आप बटन दबाते हो तो बैक साइड पे उनके हर बटन के साथ एक स्ट्रिंग अटैच होता है और वो स्ट्रिंग दोनों सिरों से बंधा हुआ होता है, तो उसमें भी जो वेव्स पैदा हो रही होती हैं वो स्टेशनरी वेव्स होती हैं, साउंड और स्टैंडिंग वेव्स होती हैं। इसी तरीके से अगर आप एक ढोल ले लो, ड्रम जिसको आप कहते हो, ये ड्रम है जी। अब ड्रम के ऊपर ये जो स्किन लगी हुई होती है ये सारी साइडों से फिक्स हुई हुई है, फिट हुई हुई है। तो जब आप इस पर हिट करोगे, आप इसको बजाओगे तो ये भी ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा, लेकिन इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही होती। तो ड्रम की स्किन भी जब वाइब्रेट होगी तो वो भी स्टैंडिंग वेव हो जाएगी, वो भी स्टेशनरी वेव्स हो जाएगी, क्योंकि इनकी भी पोजीशन चेंज नहीं हो रही होती। तो ये आपको ज़्यादातर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में मिलती है, ठीक है। तो ऐसी वेव जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही होती उनको हम स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव कहते हैं। ये एक जगह से एक लिहाज से रुकी भी कह लो आप, ये रुकी हुई होती है। इनमें ये वेव ज़रूर हैं क्योंकि इनमें आप डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हो, इनमें एनर्जी भी स्टोर हुई भी होती है, ये वाइब्रेट भी हो रही होंगी, बस सिर्फ क्या मसला है जी, ये पोजीशन चेंज नहीं कर रही होती। अब एक सवाल मेरे जहन में ये आ रहा है कि इनकी एनर्जी जा कहाँ नहीं है भाई? फिर अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम मानते हैं तो हम ये कह रहे हैं कि इस वेव को क्रिएट करने के लिए मैंने एनर्जी लगाई है, मैंने एनर्जी लगाई है। अब एनर्जी, अब जाहिर बात है हमें नज़र आता है इसकी एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता लूज़ होने लग जाती है और ये स्टैंडिंग वेव आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते होते आपका ये स्ट्रिंग जो है आखिर में अल्टीमेटली रुक जाता है। तो भाई फिर उसकी एनर्जी कहाँ गई? इसमें जो एनर्जी स्टोर हुई थी क्या वो लॉस हो गई? नहीं, यहाँ से साउंड वेव क्रिएट हो जाती है। ये जब ये स्ट्रिंग्स वाइब्रेट करते हैं ना तो इनमें से जो एनर्जी होती है वो एक दूसरी वेव, साउंड वेव की सूरत में निकल जाती है, ठीक है। तो उस साउंड वेव के जरिए इनकी एनर्जी जो है वो ट्रैवल कर जाती है, एनर्जी ट्रैवल हो जाएगी, ये खुद ट्रैवल नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये ऐसी बात हो गई कि अगर आपके पास ये स्ट्रिंग है, गिटार का स्ट्रिंग कह लो अब आप इसको, जब आप आपने इसमें एनर्जी लगाई, डिस्टर्बेंस क्रिएट की, ये इसके अंदर एक स्टैंडिंग वेव पैदा हो गई। अब ये तो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी,
लेकिन इसके अंदर की जो एनर्जी है वो साउंड एनर्जी की फॉर्म में आपके बाहर वेव की सूरत में निकल जाती है। साउंड एक एनर्जी होती है, साउंड एनर्जी जो है वो आपके इस स्टैंडिंग वेव में से एनर्जी जो है वो साउंड की शक्ल में निकलेगी और साउंड वेव की सूरत में ये निकल जाती है, साउंड वेव की सूरत में। ठीक है, तो एनर्जी इसकी कहीं नहीं जा रही है। आप जब एनर्जी लगाते हो अपने हाथों से गिटार के स्ट्रिंग को बजाओगे, तो जब गिटार का स्ट्रिंग वाइब्रेट करेगा तो वो तो हो गया स्टैंडिंग वेव। अब उसके अंदर जो आपने एनर्जी इनपुट करी है वो कहाँ जा रही है, वो एनर्जी कन्वर्ट हो गई साउंड में, और आपकी साउंड जो है वो साउंड वेव की सूरत में आपके उस स्ट्रिंग से निकल के बाहर निकल गई और आपको आवाज़ें आती हैं। जब भी आप देख लो, आप एक गिटार को स्ट्रिंग को दबाओगे, स्टैंडिंग वेव पैदा होगी, आपको उसकी एनर्जी किस शक्ल में मिल रही होती है, साउंड वेव में। जब आप ड्रम को पीटते हो, उसकी स्किन को बजाओगे, तो वो स्टैंडिंग वेव हो जाएगी और उसकी जो एनर्जी है वो आपको किस सूरत में नजर आएगी, इन द फॉर्म ऑफ साउंड। तो ज़्यादातर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में ये यूज़ की जा रही होती है और ये हमारे पास समझ लो बेहतरीन सोर्स होती है आवाज़ प्रोड्यूस करने की, साउंड प्रोड्यूस करने की एक बेहतरीन सोर्स होती है, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी जो है वो ट्रैवलिंग वगैरह में कहीं नहीं, सिर्फ साउंड में कन्वर्ट होकर निकल जाती है। तो साउंड प्रोड्यूस करने के लिए हम ये इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं जी। अगर हम गौर से देखें, इसको गौर से देखें, तो इट इज़ एक्चुअली नॉट अ सिंगल वेव। ये एक वेव नहीं है, ये एक्चुअल में दो वेव है। ये एक्चुअल में दो वेव है। ज़रा इसको समझते हैं इस बात को। ये जी आपने स्ट्रिंग ले लिया, या आपने स्ट्रिंग लिया जी, ये आपका स्ट्रिंग आ गया। आपने इसको बीच के बजाय, अभी जब ये वाला जो वाइब्रेशन हुआ है ना, ये जो सिंगल स्टैंडिंग वेव क्रिएट हुआ है, ये एक्चुअल में मैंने यहाँ से बीच में से इसको छेड़ा है, बीच में से इसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट की है, तो ये वन लूप में वाइब्रेट हो रहा है। लेकिन अगर मैं ऐसा ना करूँ, मैं इसको इस पॉइंट से इसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करूँ, तो अब मुझे इसके अंदर स्टैंडिंग वेव कुछ इस तरह की नज़र आएगी। एक ये आ जाएगी स्टैंडिंग वेव, 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 ऐसे कुछ नज़र आएगी। ठीक है, अब मैं ये अपना जो सिरा है इधर ले आता हूँ। ठीक है, तो एक्चुअल में तो हमें तो बाहर कोई फर्क नज़र नहीं आ रहा, बस ये क्या है, ये वन लूप है। एक लूप में हमारा जो स्ट्रिंग है वो वाइब्रेट हो रहा है। यहाँ चार लूप है जी, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो यूँ कह लो आप कि ये एक स्टैंडिंग वेव है, ये चार स्टैंडिंग वेव है। ठीक है, तो बस अब मैंने स्ट्रिंग को बीच में से प्लग करूँगा तो एक लूप में वाइब्रेट होगा, किनारे से मूव कर रहा हूँ मैं तो एक से ज़्यादा लूप में वाइब्रेट होगा। मैंने चार ले लिए। तो नीचे वाली डायग्राम में मेरे पास चार स्टैंडिंग वेव्स मौजूद हैं। अगर मैं गौर से देखूं तो एक्चुअल में ये चार स्टैंडिंग वेव इज मेड अप ऑफ टू वेव। ये दो वेव से मिलकर बनी हुई है। कैसे, तरह ये देखिएगा। पहली वेव ये हो गई, ये जिसको मैं रेड से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये कल हमने वेव की साइनसोडियल ग्राफ देखा था ना, ऐसा होता है। ये हो गई पहली वेव, और दूसरी वेव क्या हो गई, नीचे से ये हो गई दूसरी वेव। ऐसे इस डायग्राम में दूसरी वेव कहाँ गई, ये जो ब्लू से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये दूसरी वेव हो गई। तो एक्चुअल में ये स्टैंडिंग वेव दो वेव का कॉम्बिनेशन हो गया। पहली वेव कौन सी हो गई, ये वाली, ये हो गई हमारे पास फर्स्ट वेव, और ये जो ब्लू वाली है ये क्या हो गई हमारे पास, ये हो गई हमारी दूसरी वेव। ठीक है, तो स्टैंडिंग वेव असल में हमारे पास दो वही वही ट्रैवलिंग वेव्स निकल आई हमारे पास। क्या निकल आई हमारे पास, ये दो ट्रैवलिंग वेव। कल तो हमने ट्रैवलिंग वेव को कैसे देखा था, कल हमने ट्रैवलिंग वेव को ऐसे ड्रॉ किया था ना, ये थी एक ट्रैवलिंग वेव, और ये तो हम कहते हैं कि हाँ जी ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रही है। जबकि दूसरी वेव यहाँ पे जो आई हुई है वो बस उल्टी है, ऐसे है जी वो, उल्टी। ठीक है जी, तो हम इस पोर्शन को एक स्टैंडिंग वेव कह रहे हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास ये जो स्टैंडिंग वेव होती है ना, जिसको आप ऊपर वाली डायग्राम में आप कह रहे हो कि ये स्टैंडिंग वेव है, और नीचे वाली डायग्राम में आप कह रहे हो कि ये चार स्टैंडिंग वेव है। एक्चुअल में ये दो ट्रैवलिंग वेव होती हैं। ये दो ऐसी ट्रैवलिंग वेव होती हैं जिनकी हर चीज़ सेम होती है। इनका एम्पलीट्यूड सेम होता है, इनकी वेवलेंथ सेम होती है, इनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है, इनकी टाइम पीरियड सेम होता है, हर चीज़ सेम होती है। आप देख लो डायग्राम में, एम्पलीट्यूड का मतलब, अब जरा मैं बड़ी सी डायग्राम बना दूं, बड़ी सी डायग्राम बना दूं ताकि मैं एम्पलीट्यूड वगैरह शो कर दूं। तो ये देखें, ये हमारे पास हो गया जी पहला वेव, और ये हमारे पास हो गया जी दूसरा वेव।
ठीक है, अब ये लूप आगे पीछे हो जाए जी, खैर है जी, अल्लाह मालिक है। तो ये फर्स्ट स्टैंडिंग वेव हो गई हमारे पास, सेकंड स्टैंडिंग वेव हो गई है हमारे पास, थर्ड स्टैंडिंग वेव हो गई। स्टैंडिंग वेव की नज़र से देखोगे आपको 3 स्टैंडिंग वेव नज़र आ रही है ट्रांस, और वेव की नज़र से देखोगे तो आपको 2 नज़र आ रही है, एक ये रही जी ब्लू वाली, एक ये रही रेड वाली। ये इनकी मेन पोजीशन हो गई। तो ये दो, एक्चुअल में ये दो ट्रैवलिंग वेव्स हैं, ऐसी दो ट्रैवलिंग वेव जिनका एम्पलीट्यूड सेम है। एम्पलीट्यूड कहते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को, ये एम्पलीट्यूड होता है। इसका भी देख लो सेम है, इसका भी सेम है, इनका एम्पलीट्यूड भी सेम होता है। इनकी वेवलेंथ देख लो आप, वेवलेंथ कहते हैं जी ये ए पॉइंट से इस पॉइंट तक को, यहाँ तक बी तक के डिस्टेंस को। तो इसका पहली वाली जो वेव है इसका वेवलेंथ क्या हो गया, ये इसका वेवलेंथ हो गया। दूसरी का भी देख लो जी, बी पॉइंट पे आके ख़त्म हो रहा है वेव। ये दोनों वेव बिल्कुल एक जैसी हैं, इनका एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, हर चीज़ सेम है, बस फर्क क्या है, उल्टी डायरेक्शन में, एक ऊपर है एक नीचे, एक ऊपर है एक नीचे। अब आपने फिजिक्स पढ़ी है जी, आप जानते हो कि अगर एक ऑब्जेक्ट आपके पास मौजूद है, आप इस पर दो इक्वल फोर्स लगाए, इधर 10 न्यूटन, इधर से भी 10 न्यूटन, इक्वल फोर्स लगाए, बस उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो, इसकी डायरेक्शन ऐसे है, इसकी डायरेक्शन ऐसे, अपोजिट डायरेक्शन हो, तो ये क्या करती है, एक दूसरे को कैंसिल कर देती है। यही होता है ना, अगर आप इक्वल फोर्स दो अलग अलग डायरेक्शन में लगा दो, कैंसिल आउट, यही हो रहा है यहाँ। ये दो ट्रैवलिंग वेव है जिनका एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एवरीथिंग इज सेम अ पार्ट ऑफ द डायरेक्शन। इनकी डायरेक्शन चेंज है, एक अगर ऊपर है तो एक नीचे है, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, लिहाजा ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही हैं, और इस वजह से ये ट्रैवलिंग नहीं रही, ये ट्रैवल नहीं कर रही, ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, ये खाली एक ही जगह पर अटक गई। ठीक बात समझ में आई? तो स्टैंडिंग वेव क्या होती है, ऐसी वेव्स होती हैं जो कि अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही होती। एक्चुअल में स्टैंडिंग वेव हमारे पास दो ट्रैवलिंग वेव होती हैं, ऐसी दो ट्रैवलिंग वेव जिनका एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, टाइम पीरियड, एवरीथिंग इज सेम, सिर्फ इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। एक अगर ऊपर होती है तो दूसरी नीचे होगी, फिर अगर पहली वाली नीचे आ जाएगी तो दूसरी वाली ऊपर आ जाएगी, इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती हैं। तो जब डायरेक्शन अपोजिट होती हैं तो वो कैंसिल कर देती हैं एक दूसरे को, एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देंगी। तो इस वजह से ये दोनों ट्रैवलिंग वेव ट्रैवल ही नहीं हो रही हैं, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही हैं, ये एक जगह पर बस अटक गई। तो भाई ये ऊपर नीचे खाली वाइब्रेट हो रही हैं, मॉलिक्यूल आपको वाइब्रेट, रोप आपको वाइब्रेट होता हुआ नजर आ रहा है, वेव खत्म हो गई, सिर्फ मॉलिक्यूल्स वाइब्रेशन हो रही है, ऊपर नीचे, ऑब्जेक्ट आपका यानी कि रस्सी आपकी वाइब्रेट हो रही है, वेव कहाँ गई, वेव खत्म, क्यों, कैंसिल कर दिया एक दूसरे को। तो ये है मामला स्टैंडिंग वेव का। तो तभी तो हम इसको वेव तो कहते हैं ना, क्योंकि डिस्टर्बेंस थी, वेव थी, ये कैंसिल हो गई, वेव है कैंसिल हो गई। अगर आपके पास अगर दो फोर्सेस लग रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में, कैंसिल कर देंगे, तो हम ये थोड़ी कहेंगे फोर्स नहीं लग रही, हम कहेंगे फोर्स लग रही थी, कैंसिल हो गई। इसी तरह यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे वेव नहीं है, वेव है सरकार, वेव है, बस कैंसिल हो गई। इसलिए हम कहते हैं कि ये स्टैंडिंग वेव है, अपनी पोजीशन चेंज नहीं करें, बट स्टिल अ वेव। ठीक है, तो ये स्टैंडिंग वेव्स होती हैं, ऐसी वेव, अरे इसको क्यों मिटा रहा हूँ, ऐसी वेव जो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही होती, इनको आप स्टैंडिंग वेव कहते हो। एक्चुअल में ये दो वेव्स हैं जिनकी सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होती है, इस वजह से ये एक दूसरे को अपने कैंसिल कर देती हैं। अब हम इसकी मजीद डिटेल में जाते हैं जी, इसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह को देखते हैं। तो सपोज करें जी हमारे पास ये एक इस रोप है, और वो जुड़ी हुई है हमारे पास दो सिरों से, दोनों तरफ से ये जुड़ी हुई है जी, ये जुड़ी हुई है, ठीक है। और मैं इसमें दो स्टैंडिंग वेव ले लेता हूँ, यानी दो लूप। ये हो गई आपकी पहली स्टैंडिंग वेव, पता नहीं मुझसे हमेशा सही क्यों नहीं बनती। और ये आपकी हो गई है, ये आपकी, ये आ गई आपकी दो स्टैंडिंग वेव। ठीक है जी, मैं वो सिरा यहाँ ले आता हूँ, छोटा बड़ा हो गया था। ये दो स्टैंडिंग वेव ले रहा हूँ मैं। स्टैंडिंग वेव हमारी लूप की शक्ल में होती है। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि आपकी ट्रांसवर्स वेव जो होती हैं वो इस शक्ल की होती हैं, इस शक्ल की होती है, इसको आप क्रेस्ट कहते हो, इसको आप ट्रफ कहते हो। इसी तरह आपकी जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं वो कंप्रेशंस होते हैं, ऐसे कंप्रेशंस होंगे, फिर रेयर सेक्शन होगा, फिर कंप्रेशंस होंगे, रेयर सेक्शन होगा। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती हैं आपकी कंप्रेशंस और रेयर सेक्शंस की सूरत में होती हैं, जबकि ट्रांसवर्स वेव आपकी होती हैं क्रेस्ट और ट्रफ की सूरत में, और जबकि स्टैंडिंग वेव आपकी होती है लूप की शक्ल में। तो ये हो गया फर्स्ट लूप,
ठीक है, ये हो गया आपके पास सेकंड लूप। ठीक है, तो लूप की शक्ल में होती है, ज़रूरी नहीं है एक लूप हो, एक हो, दो हो, तीन हो, जितने भी हो। मैंने यहाँ पे दो लूप लिए हुए, पहला लूप ये हो गया, दूसरा लूप ये हो गया। हर लूप में आपको दो चीज़ें नज़र आती हैं, एक ये पॉइंट, ये वाले पॉइंट जो है, ये वाले और ये वाले, जहाँ पे कोई एम्पलीट्यूड नहीं होता। यहाँ एम्पलीट्यूड नज़र ही नहीं आ रहा आपको देखने, बिल्कुल मीन पोजीशन पर आई हुई है रो। इनको हम कहते हैं नोड। नोड क्या होते हैं? वो पॉइंट जहाँ पर, नोड क्या होते हैं? वो पॉइंट जहाँ पर एम्पलीट्यूड जो है वो ज़ीरो होता है, ये नोड्स होती हैं। जबकि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम जिन पॉइंट्स पर होता है, यानी कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ एम्पलीट्यूड आपको मैक्सिमम नज़र आ रहा है, इनको हम कहते हैं एंटी नोड। एंटी नोड, एंटी नोड क्या होते हैं? स्टैंडिंग वेव के वो पॉइंट्स जहाँ पर एम्पलीट्यूड जो होता है वो होता है मैक्सिमम। ठीक है, तो भाई ये दो ही चीज़ें हैं आपके पास। तो आपके पास एक स्टैंडिंग वेव में दो चीज़ें होती हैं, एक होती हैं जी नोड्स जहाँ पर जीरो एम्पलीट्यूड होता है, और एक होते हैं एंटी नोड्स जहाँ पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है। यही दो चीज़ें होती है। यहाँ कोई क्रैश स्टफ नहीं मानते हम, यहाँ कोई हम कंप्रेशन से रेयर फ्रैक्शंस नहीं मानते, यहाँ हम मानते हैं नोड्स और एंटी नोड्स को। उसके बाद याद रखिएगा जी कि आपके पास दो नोड के दरमियान या दो इंटर नोड के दरमियान, ये दो नोड के दरमियान डिस्टेंस ले रहा हूँ मैं, कितना होता है? हाफ ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ का आधा। ठीक है, ज़रा इसको मैं बड़ी सी डायग्राम में बनाऊँ अगर, तो सपोज कर लें जी ये आपके पास एक वेव हो गई। मैं तो आपको पहले बता चुका हूँ वेव, दो वेव्स होती हैं। ये मेन पोजीशन है, ये आपके पास पहली वेव हो गई और ये आपके पास दूसरी वेव हो गई, तो इससे ये दो लूप बन गए आपके। फिर देखें मेरा हमेशा लूप गलत बनता है। ये आपके पास दो लूप्स हो गए। ठीक है, तो ये नोड हो गया, ये नोड हो गया, ये नोड हो गया। तो दो नोड के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो हम कहते हैं कितना होता है? हाफ ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ का आधा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है जी, वेवलेंथ क्या होती है जी? पूरी एक वेव, अगर आप इनमें से एक वेव को ले लो, इस वेव को ले लेते हैं हम, ये वाली वेव, ये ट्रैवल कर रही है, ये पूरा यहाँ पर आके ख़त्म हो रही है, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक। तो अगर आप गौर से देखें तो एक नोड और दो नोड के दरमियान आपकी वेव आधी आ रही है, आधी आ रही है ना, यहाँ से यहाँ तक आधी है और बाकी आधी का है यहाँ से यहाँ तक। तो देख लो दो नोड के दरमियान आपके पास वेव का आधा टुकड़ा आ रहा है, एक वेव का आधा टुकड़ा आ रहा है, इसलिए हम कहते हैं दो नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? हाफ ऑफ वेव लेंथ। इसी तरह अगर आप नीचे वाली वेव को ले लो तो ये आपकी वेव का आधा टुकड़ा ये हो गया दो नोड्स के दरमियान, और बाकी आधा टुकड़ा आपका ये हो गया जी दो नोड्स के दरमियान। ठीक है, तो ये आपके पास इसकी टर्मिनोलॉजीज होती हैं कि आपके पास जो स्टैंडिंग वेव होती है वो लूप्स पर मुश्तमिल होती है, और लूप में आपको नोड्स मिलेंगी और एंटी नोड्स मिलेंगी। नोड्स क्या होते हैं? वो पॉइंट्स जहाँ पे कोई एम्पलीट्यूड नहीं होता, जबकि एंटी नोड्स क्या होते हैं? वो पॉइंट जहाँ पर आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है। और दो नोड या दो एंटी नोड के दरमियान कितना फासला होता है? हाफ ऑफ वेवलेंथ। ये बात आपने नोट कर लेनी है। अब आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ी सी इसकी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं जी, इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए मैं जो हूँ, ये आपके पास एक सपोर्ट आ गई और ये आपके पास एक रोप है। आप इसको बिल्कुल सेंटर से डिस्टर्ब कर दें, अगर बिल्कुल सेंटर से अगर आप डिस्टर्ब करेंगे, लिख देते हैं जी एट सेंटर, बिल्कुल सेंटर से हमने इसको डिस्टर्ब करा। तो जब मैं इसको सेंटर से डिस्टर्ब करूँगा तो इसमें ऐसी वेवलेंथ आएगी, सॉरी ऐसी स्टैंडिंग वेव आएगी, ये एक और ये एक लूप वाली स्टैंडिंग वेव आ गई, सिंगल लूप वाली। मैंने दो अलग अलग कलर क्यों किए हैं? एक आपको पता है जी, एक आपको ऊपर वाली एक अलग वेव है, नीचे वाली एक अलग वेव है, बस उनके डायरेक्शंस अलग है। तो ये एक स्टैंडिंग वेव हो गई, और ये इस वक्त वाइब्रेट हो रही है वन लूप में, एक लूप में वाइब्रेट हो रही है। ठीक है जी, ये वाला पॉइंट इसका क्या हो गया? ये वाला पॉइंट इसका नोड हो गया, ये वाला पॉइंट भी नोड हो गया, जबकि ये जो है इसका एक एंटी नोड हो गया। तो जब आपका स्टैंडिंग वेव एक लूप में वाइब्रेट हो रहा होता है तो दो नोड्स होंगे और एक एंटी नोड होता है। ठीक है जी, ये हो गया जी इन वन लूप में वाइब्रेट हो रही है। तो अगर हमारा स्टैंडिंग वेव एक लूप में वाइब्रेट हो रहा होता है तो कैसे होता है? अगर हम सेंटर से उसको प्लग करें
और जब ये एक लूप में वाइब्रेट हो रहा होगा तो हमारे पास 2 नोड्स होंगे और एक एंटी नोड होगा। इस टाइम पे जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, इस स्टैंडिंग वेव की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम कहते हैं कि वो है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, या फिर इसको एक और नाम देते हैं जी, फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है जी। तो अगर आपने अपने स्ट्रिंग को बीच से प्लग किया है, बीच से छेड़ा है, तो अब ये एक लूप में वाइब्रेट करेगा, 2 नोड्स होंगे, एक एंटी नोड होगा, और जो फ्रीक्वेंसी होगी इस टाइम पे उसको हम कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक। अब सपोज कर लो जी आपके पास इस स्प्रिंग की जो लेंथ है, यानी कि ये जो स्प्रिंग की जो लेंथ थी ये L है, और आप जानते हैं जी कि 2 नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो होता है हाफ ऑफ वेव लेंथ। तो ये 2 नोड्स आ रहे हैं, इन दोनों नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आपके पास हाफ ऑफ वेव लेंथ के बराबर है। तो आपका जो स्प्रिंग है लेंथ का, आपके जो स्प्रिंग है जिसकी लेंथ L है, वो आपकी कितने के बराबर हो जाती है? क्योंकि 2 नोड्स हैं, एक नोड एक किनारे पे, दूसरा नोड दूसरे किनारे पे, तो आपके जो स्प्रिंग की लेंथ है वो बराबर हो जाती है तकरीबन हाफ ऑफ वेव लेंथ के। डायग्राम में नज़र आ रहा है कि आपका ये जो स्प्रिंग है जिसकी लंबाई L है, जब आप इसको वाइब्रेट कर रहे हो तो इसके एक किनारे पे एक नोड, दूसरे किनारे पे दूसरा नोड, तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो किसके बराबर हो रही है? 2 नोड के दरमियान डिस्टेंस होता है जो कि हाफ ऑफ वेव लेंथ है। अब आते हैं इस तरफ, ये 2 डिवाइड हो रहा है, इसको इधर लेके जाए मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लैम्डा आपके पास आ रहा है जी 2L। ये आपके पास वेव लेंथ आ रही है इस सिचुएशन में। अब आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी का फार्मूला कल हमने ड्राइव किया था, वेलोसिटी का फार्मूला होता है v इज इक्वल टू लैम्डा एफ। इसमें से आप फ्रीक्वेंसी का फार्मूला निकालें तो ये जो वेव लेंथ है डिवाइड हो रहा है, डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेव लेंथ, ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है। अब इसमें इस फार्मूले में ये जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आपने बनाया है, इसमें आप लैम्डा की जगह ये डाल दें, वेव लेंथ की जगह 2L डाल दें, तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हो जाता है v डिवाइडेड बाय वेव लेंथ की जगह आ गया 2L। ये हो गया जी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला। ये हो गया कब? जब आपका स्प्रिंग एक लूप में वाइब्रेट कर रहा होता है, और जब एक लूप में वाइब्रेट कर रहा होता है तो उस टाइम की फ्रीक्वेंसी को आप कहते हो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक। डेरिवेशन को इतनी मुश्किल नहीं है। आपने कहा जी चूँकि एक लूप पे वाइब्रेट हो रहा है तो आपका जो स्प्रिंग का लेंथ है उसके किनारों पे नोड्स आ गए, तो लिहाजा लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज इक्वल टू हाफ ऑफ द वेव लेंथ। 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया 2L। फिर आपने वेलोसिटी का फार्मूला लिया, उसमें से फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बनाया, और वेव लेंथ की जगह ये लैम्डा की जगह आपने 2L डाल दिया। ये हो गई फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब ये आपने एक लूप के साथ वाइब्रेट किया था, अब आप 2 लूप के साथ वाइब्रेट करेंगे। कितने? 2 लूप के साथ, 2 लूप्स। ये कैसे किया जाएगा जी? मिसाल के तौर पे यह वही आपके पास स्ट्रिंग है जी, वही सपोर्ट उसकी 2 लगी हुई हैं, ठीक है। ये आपके पास स्ट्रिंग है जी, इसकी लेंथ वही है L इसकी लेंथ है L। लेकिन अब आपने इसको बीच के बजाय क्वार्टर से चौथे हिस्से से प्लग किया, यानी इस हिस्से से प्लग किया है। तो जब आप इसको इस तरह वाइब्रेट करोगे, इस पर वहाँ से छेड़ोगे जहाँ से मैंने आपको बताया, तो फिर ये 2 लूप में वाइब्रेट करेगा। एक लूप ऐसा आ जाएगा, एक लूप ऐसा आ जाएगा। अब ये 2 लूप में वाइब्रेट कर रहा है। अब जब 2 लूप में वाइब्रेट कर रहा है तो 1 2 3 नोड्स आ रहे हैं। कितने नोड्स आ रहे हैं हमारे पास? 3 नोड। अब हम जानते हैं जी कि एक नोड से दूसरी नोड के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? हाफ ऑफ वेव लेंथ। जबकि इस नोड और इस नोड के दरमियान भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ वेव लेंथ। तो आपका जो स्प्रिंग की लेंथ है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो रही है, हाफ ऑफ वेव लेंथ प्लस हाफ ऑफ वेव लेंथ। तो L इज इक्वल टू आपकी स्प्रिंग की टोटल लेंथ आपको निकालनी है, कैसे करोगे? दोनों वेव लेंथ, हाफ ऑफ द वेव लेंथ को ऐड कर दो, ठीक है जी। तो आपने क्या किया? अभी उसी स्ट्रिंग को आपने सेंटर के बजाय इस पोजीशन से डिस्टर्ब किया। अब जब आपका स्प्रिंग वाइब्रेट करेगा, स्टैंडिंग वेव्स पैदा होंगी, तो 2 लूप्स वाली स्टैंडिंग वेव आएगी। अब 2 लूप वाली स्टैंडिंग वेव में 3 नोड्स आ रही हैं जी। 2 नोड्स के दरमियान कितना डिस्टेंस होता है? लैम्डा अपॉन 2। इस वाली और इस वाली वेव नोड के दरमियान कितना हो जाएगा? लैम्डा अपॉन 2। यानी आपका ये जो स्प्रिंग है इसकी कुल लंबाई इन दोनों के बराबर हो गई, तो दोनों को ऐड कर दो, L के बराबर हो जाएगी। तो ये मैंने कर दिया जी, दोनों को ऐड कर दिया L के बराबर।
ठीक है जी। अब आप इसको एलसीएम करते हैं जी, ये नीचे 2 आ जाएगा, ऊपर आएगा लैम्डा प्लस लैम्डा, और ऊपर दोनों लैम्डा को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा एल इज इक्वल टू 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय 2। काटेंगे नहीं, अभी हमें नज़र आ रहा है कि ये 2 हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम डिवाइड नहीं करते जी। हम क्या करते हैं, इन दोनों 2 को आप एल के पास भेज दें तो एक डिवाइड हो जाएगा, एक मल्टीप्लाई। तो वेव लेंथ का आपके पास क्या बन जाएगा फॉर्मूला, 2L डिवाइडेड बाय 2। काटेंगे नहीं, पहले ही कह रहा हूँ। ये हमारे पास वेव लेंथ आ गई। अब हम फ्रीक्वेंसी वाले फॉर्मूले में ये वाली वेव लेंथ डाल देते हैं। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेव लेंथ, और अब वेव लेंथ की जगह आप ये डाल दो, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेव लेंथ की जगह आ गया 2L डिवाइडेड बाय 2। अब ये डिवाइड के डिवाइड में 2 है, आप इसको ऊपर ले जाते हैं या V के पास आ जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी आपके पास 2V डिवाइडेड बाय 2L। ठीक है जी। या आप ऐसा ना करें, ऐसा कर लें, ये 2 नीचे से नीचे है, इसको आप उधर इधर ले आए साइड में, यानी कि जब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है ना तो वो ऊपर चले आता है नोमिनेटर में। तो हम इसको अलग से लिख देते हैं ऐसे, एफ इज इक्वल टू, ये 2 मैंने अलग से लिख दिया, क्या बचा V डिवाइडेड बाय 2L। तो ये नीचे का डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर था, ये हमारे पास ऊपर नोमिनेटर में आ गया इधर, ये मैंने लिख दिया। अब हमने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ऊपर बनाया है, वो आप देख लीजिएगा क्या था, वो यही था। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जिसको आप F1 कहते हो, वो कितना है जी, V डिवाइडेड बाय 2L। ठीक है जी। तो अब हम इस सब की जगह ये डाल देंगे F1, तो F इज इक्वल टू 2F1। क्योंकि ये 2 लूप पे वाइब्रेट कर रही है, लिहाजा इस फ्रीक्वेंसी को हम F2 कर देते हैं, याद दिलाने के लिए कि ये हमारे पास 2 लूप पे वाइब्रेट हो रही है। ठीक है, और वो जो ऊपर वाली है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये इसको आप चाहो तो F1 कर दो, ताकि आपको पता चल जाए कि ये फंडामेंटल है और फर्स्ट हार्मोनिक है, और जो है वो एक लूप में वाइब्रेट कर रही है। तो ये हमारे पास जब 2 लूप में वाइब्रेट कर रही होती है तो तब की फ्रीक्वेंसी जो है वो ये आ रही है जी, उसका फॉर्मूला। और इसको हम क्या कहते हैं, ये सेकेंड हार्मोनिक है, सेकेंड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन, दो नाम है इसके, सेकेंड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन। या आपके पास फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन आ गई।